नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये राजेश जी ने भेजा है। राजेश जी हरियाणा के गुरुग्राम में रहते हैं और एक टेक्नीशियन हैं। फैक्ट्री में मशीन रिपेयर करने का काम करते हैं। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं एक टेक्नीशियन हूँ और मेरी कंपनी की 10 फैक्ट्रियाँ हैं और उन 10 फैक्ट्री में हम जाते रहते हैं मशीनों का रिपेयर करने के लिए। वैसे तो हम 2 लोग हैं, लेकिन एक जो लोग था वो छुट्टी पर था। अब सारी जो जिम्मेवारी थी मेरे ऊपर आ चुकी थी। वैसे तो हमारी ड्यूटी 8 घंटे की होती थी, लेकिन इसके बाद में जो भी काम होता था, कहीं हमें जाना होता था तो उसका ओवर टाइम मिला करता था। और आने जाने के लिए कंपनी ने कार प्रोवाइड किया हुआ था ड्राइवर के साथ में। जो हमारे साथ में ड्राइवर चला करता था वो मेरे ही उम्र का था। उनका नाम था कमल। बहुत हंसमुख लड़का था। हाँ, बियर वगैरह ज़रूर पिया करता था। वैसे बियर तो मैं भी पी लिया करता था। ये घटना की शुरुआत हुई थी मेरे साथ रात में। मैं अपने कमरे पर आराम कर रहा था और तभी मेरी फ़ोन की घंटी बजी। मैं देखा कि एक फैक्ट्री का इंचार्ज का फ़ोन था, जो कि हमारे घर से 2.5-3 घंटे की दूरी पर था। अब मैं मन में समझ गया था कि ज़रूर कोई न कोई मशीन ख़राब हुई है, अब मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। मैंने फ़ोन उठाया तो वही बात निकली। इंचार्ज कर रहा था कि राजेश बाबू, आपको जल्दी से आना पड़ेगा। मशीनें हमारी बंद पड़ी हैं, प्रोडक्शन रुक चुका है, आप जल्दी से जल्दी पहुँचने का कृपा करें। मैंने बोला ठीक है जी, आप सीनियर मैनेजर को इन्फॉर्म कर दो और उनको बोलो जल्दी से गाड़ी भेज दें ताकि हम निकल सकें। वो कहने लगे कि हमने उनको फ़ोन कर दिया है और गाड़ी वहाँ से निकल गई है। आधा पौने घंटे के अंदर में आपके घर पर गाड़ी आ जाएगी। और मैं आपको इसलिए बताने के लिए फ़ोन किया था कि आप रेडी रहें, है कि वो मैनेजर साहब ने बताया था। मैंने बोला ठीक है जी, मैं तो तैयार ही हूँ। मुझे तैयार होने में क्या है, बस अपना बैग उठाना है और कपड़े पहनने हैं, बस इतना ही काम है। खैर, बात ख़त्म हो गई थी और मैं तैयार होने लगा। टूल बैग जो भी था मैं अपना समेट लिया था, कपड़े पहन लिया था और मैं कमल का इंतज़ार कर रहा था, जो हमारा कंपनी का ड्राइवर था। करीब पौन घंटा के आसपास ही गाड़ी आ गई थी मेरे घर पर। कमल आज थोड़ा खुश नज़र आ रहा था। मैंने बोला, कमल, आज तेरे चेहरे पर खुशी ज़्यादा झलक रही है, बात क्या है? कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, इतनी खुशी तो मैंने तेरे चेहरे पर देखी नहीं है आज तक। बोला, नहीं बॉस, कुछ नहीं है, मेरी शादी पक्की हो गई है, बस इतनी सी बात है। मैंने बोला, भाई भी तो पार्टी बनना ही चाहिए। बोला, हाँ भाई, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही बोलोगे और तुम्हारे लिए मैं सारा इंतज़ाम लेकर आया हूँ। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो कि हम लोग निकल सकें। मैं समझ गया कि कमल बियर की बोतल ज़रूर लाया होगा। मैं अब गाड़ी में सवार हो गया था और हम लोग हाईवे पर निकल चुके थे। बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने पूछने लगा, कब की है शादी? बोला, बस 2 महीना बाकी है, आपको भी शादी में चलना है।
मैंने बोला बिल्कुल चलेंगे कमल भाई, आपकी शादी में नहीं चलेंगे तो और किसके साथ में चलेंगे, जो रात दिन हमारे साथ में चलते रहते हो। ये कोई भला पूछने वाली बात है, आपने बता दिया, हम रेडी रहेंगे। अब फिर कमल एक ढाबे पर गाड़ी रोक दिया। मैंने कि कमल खाना ना खाना है क्या? खाना भी खाना है और आपको पार्टी भी तो देनी है। अब फिर अपना वो थैला लेकर के हम लोग ढाबे के अंदर बैठ गए थे। अब वो खाना को पूछने लगा मेरे से कि आप क्या खाओगे। नहीं भाई, मैं खाना तो काफ़ी देर पहले खा लिया था, हाँ हल्का फुल्का कुछ और चीज़ खा लूँगा। और फिर वो ऑर्डर दे दिया। मैंने देखा बियर की बोतलें निकाली दो, एक मुझे पकड़ाई और एक खुद उसने ले ली। और बियर हम लोग सिप करने लगे। थोड़ी देर में खाना भी आ चुका था और खाना हमने शुरू कर दिया। अब खाना पीना सब कुछ हो चुका था। तब तक जो इंचार्ज था फैक्ट्री का, उसका फ़ोन दोबारा से आ गया। राजेश भाई कहाँ तक निकले हो? मैंने बोला जी बस हाईवे पर हम लोग निकल चुके हैं, 2-2.5 घंटे के आसपास और लगेगा। बोला ठीक है जी, बस यही पता करना था। ये लड़के कह रहे थे कि अगर नहीं आएंगे तो हम लोग छुट्टी करें। यानी कि नहीं, छुट्टी वाली कोई बात ही नहीं है, मैं पहुंच रहा हूं। अब फिर फ़ोन कट गया था। मैंने कमल से बोला, कमल देखो खाना पीना हो गया और अब तुम गाड़ी तेज़ भगाओ ताकि हम लोग टाइम पर उस फैक्ट्री में पहुंच सकें। कमल बोला कि हाँ राजेश भाई, आप बेफिक्र रहो, मैं गाड़ी जल्दी से जल्दी उस फैक्ट्री में ले चलता हूँ। हाँ, मैं वैसे दिन भर का थका था। मैं बोला कि भाई मैं पिछली सीट पर बैठ रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। बोला हाँ हाँ आप लेट जाओ, कोई टेंशन नहीं, हम पहुँच करके आपको उठा देंगे, अब तब तक आराम करो। मैं पिछली सीट पर आ गया था और आंखें बंद कर ली। अब फिर मुझे नींद आ ही गया था। मेरी जब नींद खुली तो मैं देखा कि हम लोग हाईवे पे तो है नहीं, वो तो रोड ही अलग नज़र आ रही थी। पतली सी रोड, दोनों साइड में जंगल जैसे दिखाई पड़ रहे थे, खेत थे। मैंने आँख खुलते ही मैंने पूछा कमल से, अरे भाई तुम किस रोड पर लेके आ गए हो, ये तो हाईवे है नहीं। वो कहने लगा कि भाई बहुत जाम लगा हुआ था, अब मैं आपको उठाया नहीं कि आपकी नींद खराब ना हो। ये शॉर्टकट रास्ता है उस फैक्ट्री तक, उस हाईवे के पास में पहुंचने का। हम दूसरी रोड से उस फैक्ट्री में पहुंच जाएंगे। मैं इस रोड से दिन में कई बार आया हूं। मैं थोड़ा भौचक्का सा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम हैं तो कहाँ पर हैं, एरिया कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोला कमल तुम्हें यकीन है ना कि यही रास्ता है? बोला हाँ भाई, हम दिन में आते रहते हैं इस रोड से, कभी जाम मिल होता है सड़क ना, तो हम इधर से निकल आते हैं और चले जाते हैं। अब हमारे पास में उस वक्त में जो स्मार्टफोन होना चाहिए था वो तो था नहीं, और ना वो हमारे ड्राइवर के पास में था कमल, नहीं तो उस टाइम भी हम लोग गूगल से मैप निकाल के और देख सकते थे। लेकिन वो बहुत यकीन के साथ कह रहा था कि यही रास्ता है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब मैं उस पर भरोसा ही करना था, अब कोई चारा ही नहीं था। अब वो सड़क पर चलने लगा था। मेरी नींद तो उचट चुकी थी। अब मैं खिड़की के बाहर देख रहा था। मैं देख रहा था कि एक जो पुराना सा घर था उस रोड पर, जैसे कोई ट्यूबवेल हो या कोई दुकान का ऐसे सामान हो, मुझे ऐसा ही लग रहा था। अब बार बार वही चीज़ हमें रिपीट हो रहा था। हर 15 मिनट के बाद में मुझे लग रहा था कि हम लोग घूम फिर करके और उसी जगह पर पहुंच रहे हैं। वो जो पुराना सा घर था रोड के किनारे में, खेत था और उसके पास में शायद कोई ट्यूबवेल का होगा या किसी ने दुकान खोलने की कोशिश किया होगा, मुझे ऐसा ही लगा था। मैं अपना शंका को सुनाया कमल को कि भाई हमें तो लग रहा है
कि हम लोग घूम फिर करके इसी रोड पर आ रहे हैं। कमल हंसते हुए कहने लगा कि नहीं भाई जी, हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं, आप बिल्कुल शंका ना करो। मैंने बोला भाई मुझे पूरा शंका हो रहा है, तुम कह रहे हो शंका वाली बात नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये पुराना घर बार बार इसी रास्ते पार आ रहा, मैं कई बार देख चुका हूँ। मैं जब बोला तो उसको भी थोड़ा डाउट होने लगा, और वही 15-20 मिनट के बाद में फिर हम लोग उसी जगह पर आ गए थे, जो वो पुराना सा छोटा सा मकान रोड के बगल में बना हुआ था। अब मैंने बोला भाई गाड़ी रोक। फिर हम लोग उसी जगह पर आ चुके हैं। हम लोग 4 बार चक्कर काट चुके हैं इस जगह का। अब कमल तो गाड़ी रोक दिया था। मैंने बोला भाई देख ले, तू रास्ता भूल चुका है, ये रास्ता हो ही नहीं सकता है, तुझे तो इस रास्ते पर आना ही नहीं चाहिए था, तुमने तो बहुत बड़ी गलती की। अब बताओ अब फैक्ट्री में हम लोग कब पहुंचेंगे। मैंने सोचा कि चलो फैक्ट्री के इंचार्ज को फ़ोन कर दे कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं, टाइम लग सकता है। और जैसे ही मैंने फ़ोन डायल किया तो रिस्पांस कुछ भी नहीं मिल रहा था। डायलर का कोई टोन सुनाई नहीं पड़ रहा था। तब मैंने देखा फ़ोन के मोबाइल नेटवर्क को, तो उसमें तो टावर ही नज़र नहीं आ रहा था। मैं समझ गया कि इस जगह पर मोबाइल का टावर मिल नहीं रहा है। मैंने कमल से बोला कि तू इंचार्ज को फ़ोन मिला, देख तुम्हारा फ़ोन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। वो भी मिला है, उसके साथ में वही हुआ, उसका भी नेटवर्क पूरा गायब था। अब तो जैसे हम लोग फंस सा गए थे उस रात में। अब जाएं तो किधर जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी जिस घर के सामने हम रुके थे, या ट्यूबवेल था या दुकान था, उसमें किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो और उसके अंदर में हो और वही खांस रहा हो। मैंने कमल से बोला अरे भाई इस घर में ज़रूर कोई ना कोई है, देखो खांसी की आवाज़ आ रही है ना, चलो हम लोग चलते हैं, अब पूछते हैं कि हम लोग इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे मेन रोड पर। कमल बोला हाँ भाई चलते हैं। तभी कहने लगा कि आप रुक जाओ, मैं ही जाता हूँ। ठीक है, जल्दी पूछ के आओ और क्लियर पता करना कि कैसे कैसे हम लोग बाहर निकलेंगे। वो चला गया। उसका दरवाज़ा दूसरी साइड में था, रोड साइड में नहीं था। रोड साइड में शटर लगा हुआ था और शटर शायद उसमें ताला लटका हुआ था। तो जो भी इंसान था उसका दरवाज़ा पीछे में था और पीछे से ही आना जाना उसका होगा। कमल तो पहले खड़ा होकर के शटर के पास में आवाज़ लगाया, कोई है, लेकिन खांसने की तो आवाज़ आ रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। कमल फिर दूसरी साइड में चला गया था, सोच करके कि पीछे में दरवाज़ा होगा और फिर हम उस बुज़ुर्ग को जो भी होगा उससे हम बात कर लेंगे। जब वो उस जगह में पहुंचा पीछे की साइड में, और फिर उसकी तो चीख सुनाई पड़ी, बहुत ही तेज दर्दनाक चीख मुझे कानों में पड़ी। और मैं गाड़ी में बैठे मैं पूछने लगा कमल क्या हुआ तेरे साथ में, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। लेकिन अब जो कमल की चीख थी बिल्कुल शांत हो गई थी, जैसे कमल या तो बेहोश हो चुका है या मर चुका है या फिर कहीं गायब हो गया है। अब तो मेरी शरीर में सनसनी सी हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गाड़ी से उतर करके जाऊं या ना जाऊं। डर पूरे शरीर में फैल गया था। मैंने सुना था कि कभी रात में ऐसा भी होता है, जो छलावल होते हैं वो पूरा रास्ता भटका देते हैं और भटकाने के बाद अपनी जाल में फंसा लेते हैं, और जो इंसान उनके जाल में फंस गया उसको वो मारने की पूरी कोशिश करते हैं। अब मुझे वही घटना याद आ गया, बात याद आ गई। अब तो मैं पूरी तरह से डर चुका था कि हे भगवान मैं अब क्या करूं। लेकिन मैं आवाज़ लगाता रहा, कमल 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 कहाँ हो तुम,
जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। अंदर से मैं डरा हुआ था और कमल कमल की आवाज़ लगा रहा था, लेकिन कमल का कुछ भी पता नहीं था। अब जो उस घर में बुजुर्ग खांसने की आवाज़ आ रही थी, अब वहाँ पर बिल्कुल शांति था, जैसे बुजुर्ग को आराम मिल गया हो, नींद में सो गया हो। करीब 5 मिनट तक मैं आवाज़ लगाता रहा पागलों की तरह कमल को, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने अब सोचा कि अब कमल को तो देखना ही पड़ेगा कि क्या हुआ उसके साथ में, लेकिन अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था। मैं अब कार से उतर करके और उस तरफ चल पड़ा। जैसे ही मैं पीछे घर के पीछे गया तो देख रहा हूँ क्या कि वहाँ पर पूरा ही अंधेरा छाया हुआ है। वाकई में पीछे में उस घर में दरवाज़ा था, लेकिन अंदर पूरा अंधेरा था, वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। अब वहीं पर खड़ा होकर के कमल कमल आवाज़ लगाने लगा। कमल, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ भाई कमल, क्या हुआ तो तुम्हारे साथ में? मैं इस तरह की बातें कह रहा था, लेकिन बिल्कुल खामोशी थी वहाँ पर। और कुछ ही पलों में वहाँ पर हंसने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी औरत की थी या कोई लड़की थी। वो जो पहले तो स्टार्टिंग हंसी की आहिस्ता से हुआ था और फिर वो आवाज़ तेज होती गई। अब तो जैसे मेरे प्राणी सूख गए थे उस हंसी की आवाज़ सुन करके। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया हूँ? कहीं ये सचमुच में छला हुआ भूत तो नहीं है या कोई चुड़ैल तो नहीं है जो मेरे साथी को मार दिया हो? अब मैं क्या करूँ हे भगवान? अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस जगह पर एक पल भी खड़ा रहूं। और मैं उस जगह से बेतहाशा अपनी कार के पास भागा और फिर मैं वहाँ पर खड़ा होकर के सांस लिया और फिर मैं वहाँ से भी आवाज़ लगाया, लेकिन कमल का कोई जवाब नहीं। हाँ, जवाब वो जो औरत थी उसकी हंसी दे रही थी। वो लग रहा था कि हंसी उसकी दूर दूर तक फैल रही हो। बहुत ही खतरनाक हंसी। मैं बिल्कुल डरा हुआ था कि अब मदद लूँ तो कहाँ से लूँ? इस रोड पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब फिर मैंने एक फ़ैसला किया कि चलो हम सीधा ही दौड़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। कोई न कोई कस्बा, कोई न कोई गांव, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। वही समझ करके मैं उस रोड पर दौड़ पड़ा था। मैं दौड़ता जा रहा था और पीछे भी देखता जा रहा था कि हमारे पीछे कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन आने का तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन जो वो औरत हंस रही थी उसकी हंसी अभी भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी, जबकि मैं काफ़ी दूर उस जगह से आगे निकल आया था। एक जगह पर मुझे ठोकर लगी और मैं ज़मीन पर नीचे गिर गया। ज़मीन पर गिरते ही मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है और मैं बेहोशी की हालत में पहुंच गया। फिर मुझे होश नहीं था, मैं बेहोश हो चुका था। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ था और मुझे जगाने का, होश में लाने का कोशिश कर रहा था। तब मेरी आँख खुली थी। वो देखा मैंने, बुजुर्ग एक नॉर्मल इंसान की तरह थे। सफ़ेद सर के बाल थे, सफ़ेद दाढ़ी थी, सफ़ेद मूछें थी, सफ़ेद कपड़ा ही पहन रखे थे। जब मैं होश में आ गया तो कहने लगा, अरे बेटा, तुम कहाँ से इस रात में आ रहे हो, वो भी अकेले? अब किसी को इतना नज़दीक पा करके और इस रात में जो हमारे साथ में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, देख करके दिल में बहुत तसल्ली हुई थी। अब मैं रोने लगा। वो चुप कराने लगे, कहने, बेटा रो मत, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ में। अब फिर मैंने रोते रोते पूरी बात बताई कि मेरा साथी उस जगह से गायब हो चुका है और वहाँ पर किसी औरत की हंसने की आवाज़ आ रही है। मेरी बात उस बुजुर्ग ने बड़े तसल्ली से सुना और कहने लगे, अरे भाई, तुम लोग उसके जाल में फंस गए ना, चलो जल्दी से, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
तुम्हारा दोस्त मारा जाएगा। मैं बुजुर्ग की हौसला देख करके अब मैं दंग था, लेकिन मैं डर के उस जगह से भागा था और बुजुर्ग कह रहा था कि चलो उसी जगह पर वापस चलते हैं और तुम्हारे साथी को छुड़ाते हैं। अब पता नहीं कौन था बुजुर्ग, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं उसके कहे अनुसार आगे की तरफ चल पड़ा था, जैसे एक दिल में हौसला सी आ गई हो। मैंने देखा मैं जितना तेज चल रहा था और उसी बराबर वो बुजुर्ग भी चल रहे थे, जैसे एकदम नौजवान हो, और कहते जा रहे थे बेटा थोड़ा तेज चल, देर हो जाएगा। हाँ, मैं बहुत तेज कदम बढ़ाने लगा था, लगभग दौड़ने वाली स्थिति में आ चुका था। अब मैं देख रहा था कि बुजुर्ग मेरी चाल की बराबरी कर रहे थे। वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो बुजुर्ग हैं। और थोड़ी देर के बाद में अपने कार के पास हम पहुंच गए थे। वो हंसी जो सुनाई पड़ रही थी काफ़ी देर से, अब वो हंसी बंद थी। जो बुजुर्ग थे उस जगह पर खड़ा होकर के सूंघने लगे थे, अब नाक ऊपर करके शायद कोई सुगंध लेने की कोशिश कर रहे थे। अब फिर वो बोले तेरा दोस्त अभी जिंदा है, तो चिंता मत कर। मैं गया और आया। अब फिर बुजुर्ग देखते देखते उस घर के पीछे पहुंच गए थे। अब फिर वहाँ पर तेज आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे दो व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हों। एक तो आवाज़ औरत की थी और दूसरी आवाज़ थी उस बुजुर्ग की। काफ़ी देर तक चिल्लापो वहाँ पर होता रहा और डरावनी आवाज़ भी उस औरत की निकल रही थी, जैसे गुर्रा रही हो किसी जंगली जानवर की तरह। और फिर वो आवाज़ जैसे उस घर से दूर चलती जा रही हो, और वो बुजुर्ग थे उनकी आवाज़ साफ साफ मुझे सुनाई पड़ रही थी। उस औरत को डांट रहे थे कि तू यहाँ से भाग जा, ये मेरा इलाका है, तू यहाँ पर भूल करके ही मत लौटना। और फिर कुछ ही देर में वो मेरे दोस्त को अपने कंधे पर टांगे आ गए थे कार के पास में। बुजुर्ग व्यक्ति और मेरा हट्टा कट्टा नौजवान दोस्त जैसे वो किसी बच्चे के माफिक अपने कंधे पर टांग रखा था। मैं तो देख करके हैरान था उनकी ताकत पर, और उस औरत से लड़ते हुए मैंने देखा था, सुना था, सब कुछ देखा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कोई बुजुर्ग हैं। और वो आ गए और बोले सीट खोलो, सीट का दरवाज़ा खोलो कार का जल्दी से। मैंने पिछला सीट खोल दिया और फिर बोले इसको अंदर लिटाने में मदद करो। लिटा दिए। बोले तुम्हारे पास पानी है तो इस पर पानी छिड़काव करो ताकि ये होश में आ जाए, जल्दी करो, टाइम कम है। अगर अभी होश में नहीं आएगा तो ये ज़िंदा नहीं बचेगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बस मैं तो उस बुजुर्ग की निर्देश का पालन कर रहा था। मेरे पास में जो पानी की बोतल थी छिड़काव करने लगा था और मैं जगाने की कोशिश कर रहा था अपने दोस्त को। और बुजुर्ग भी कह रहे थे कि होश में आओ नौजवान, होश में आ जाओ, आंखें खोलो अपनी। वो तेज तेज आवाज़ में बोलते जा रहे थे। और थोड़ी देर में कमल ने आंखें खोल दी और एकदम भौचक्का सा उठ करके बैठ गया। मैं जब देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे, उसको होश में आते देख, जिंदा देख। और कमल भी बहुत डरा हुआ था। वो कहने लगा कि भाई चल, जल्दी से चलो इस जगह से, ये तो खतरनाक जगह है। वो तो चुड़ैल थी, उसने तो मुझे गिरा ही दिया था और गिरा करके मेरे सीने पर बैठ गई थी। भाई चलो यहाँ से। अब उसकी बात सुन करके वो बुजुर्ग मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे बेटा घबरा मत, उस चुड़ैल को मैं दूर भगा दिया हूँ, डरने की वो अब ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोग जल्दी से इस जगह से निकलो। अब देखो ये रोड को सीधा ही जाना है, कोई दाएं बाएं का रोड बिल्कुल नहीं लेना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अब इस रोड से मेन रोड पर पहुँच जाओगे और कहीं भी रुकने की कोशिश मत करना। अब जैसे कमल जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, लेकिन वो भी डरा हुआ था मेरे जैसा ही, और गाड़ी स्टार्ट कर दिया। तभी मैंने पूछा बाबा आप भी बैठो ना।
आपको भी तो आगे जाना होगा। वो कहने लगे, नहीं नहीं, मुझे इस तरफ जाना है, मुझे और भी काम है, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, और ध्यान रहे कि पीछे मुड़कर मत देखना। अब काहे के लिए हम लोग पीछे मुड़ के देखने जाएं? और कमल था, कोई एक्सीलेटर गाड़ी पर फुल अपना भगा रहा था। वाकई में 10 मिनट का रास्ता था वो, और फिर हम लोग मेन रोड पर पहुंच गए थे। जब मेन रोड पर पहुंचे तब हमारी जान में जान आई थी, और मेरा फ़ोन का भी नेटवर्क चालू हो गया था और कमल का भी चालू हो गया था। फिर हम लोग इंचार्ज से बता दिए कि हम लोग रास्ता भटक गए थे, अब हम जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो बाबा कौन थे और उस रात में हमारी उन्होंने मदद की थी, हम जान नहीं पाए थे। क्या वो कोई देवता थे या कोई पवित्र आत्मा थे? ये मुझे इस पहेली का हल आज तक नहीं मिला है। लेकिन शुक्र था कि हम दोनों की जान उस रात में बच गई थी। अगर वो नहीं मिलते तो शायद मैं भी नहीं बच पाता। मेरा दोस्त तो मरता ही और मैं भी जिंदा नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैं डाल रखा हूँ। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, और इस चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।